of the most critical times in our history. We have one of the most bizarre situations going on in this country. There was not the one assassination attempt. I received 3 bullets in my leg, which were meant for the top body. You see, my government was removed by the ex-army chief because army's military establishment is very powerful here. So now the situation is, why is my life in danger? Because what has happened is that the military establishment, along with the current lot who are in power right now. But the second thing what is done, and which is why really, Maxine, it would be very helpful, a statement, and if you could verify what I'm saying by yourself. We have the worst crackdown in our history. No democratic party has ever had such violation of their fundamental rights. We just want a statement highlighting what is happening. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, इमरान खान और तहरीक इंसाफ की मुश्किलात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही हैं। आज इमरान खान की अमरीकी कांग्रेस की खातून से एक मुबैना ऑडियो सामने आई है। ऑडियो में इमरान खान मुल्क के हालात से मुतल्लिक़ ख़तरनाक मंजरकशी और इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करते सुनाई दे रहे हैं। उन्होंने तहरीक अदम एतमाद में सियासी नाकामी का सारा मलबा अमरीका की बजाय साबिक आर्मी चीफ पर डाल दिया और वो खुद को पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर होने का दावा भी कर रहे हैं और कहते हैं कि 99% पाकिस्तानी उनके साथ हैं। उन्हें गोलियां मारी गई और तारीख का बदतरीन रियासती जबर हम पर हो रहा है। इमरान खान ने अमरीकी खातून पर पाकिस्तान मुखालिफ बयान देने पर जोर देते हुए अपील की है कि मेरी जान को खतरा है, आप हमारे हक में आवाज़ बुलंद करें। अगर आप अमरीका से हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे तो उसके असरात होंगे। नाज़रीन, इस मुबैना ऑडियो के बाद मुल्की मीडिया और सियासत में बड़ी हलचल मची है, क्योंकि इमरान खान की तहरीक का आगाज़ ही अमरीकी साइफर से हुआ था, जिस पर उन्होंने एक पूरा बयानिया बनाया था और ये दावा किया था कि अमरीकी साजिश से तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और PTI की हुकूमत गिराई गई। मगर अब वो अपनी नाकामी का सारा मलबा साबिक आर्मी चीफ पर डाल रहे हैं। अमरीका को एब्सोल्युटली नॉट कहते कहते अब मदद की रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि तहरीक अदम एतमाद के मामले पर इमरान खान के बयानिए में तजाद की वजह क्या है और अमरीका की मुखालफत करते करते मदद क्यों मांगने लगे हैं। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, नसीम सिद्दीकी साहब और रमीज़ खान साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि इमरान खान साहब माजी में तो तहरीक अदम एतमाद का ज़िम्मेदार अमरीका को कहते थे और उसे साजिश करार देते थे। वो एक अमरीकी साइफर भी सामने लाए जिस पर उन्होंने अब तक तमाम सियासत की, लेकिन अब वो जिस तरह ये मुबैना ऑडियो सामने आई है, अमरीकियों से बात कर रहे हैं, अदम एतमाद का उन्होंने सारा मलबा साबिक आर्मी चीफ पर डाला है। तो डॉक्टर साहब, इमरान खान के बयानिए में तजाद की क्या वजह हो सकती है? और वो तो अमरीका की मुखालफत करते थे और बहुत से लोग इसीलिए भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि वो अमरीका की मुखालफत करते हैं, ग़ुलामी नहीं करते, जिस तरह दूसरे रहनुमाओं सियासतदानों के बारे में कहा जाता है। फॉलोअर्स की मैं बात कर रही हूँ, फॉलोअर्स की हद तक। तो डॉक्टर साहब, ये अमरीका की मुखालफत करते करते मदद क्यों मांगने लग गए खान साहब? जी डॉक्टर साहब। जी हाँ, ये बिल्कुल जो तजाद जो नज़र आ रहा है, ये तजाद बहुत आला नौइयत का तजाद सामने नज़र आ रहा है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि साइफर से बात शुरू हुई, जो कि बाद साइफर के बाद वो कहते हैं कि नहीं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पुराने जो थे उन्होंने हुकूमत गिराई। तो ये बिल्कुल कोई नई बात नहीं है। पहले कई मरतबा अपने ही बयान के मुतजाद बयान आते रहे हैं इमरान खान की तरफ से, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। दरअसल वैसे तो बाकी पार्टियों में भी ऐसा होता रहा है और उनके सरबराहान बहुत कई मरतबा तजादी बयान देते रहे हैं, लेकिन इस मरतबा कुछ ज्यादा ही हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो शायद इमरान खान अपना एक केस बनाने के उसमें थे कि अपना एक केस मजबूत करके ऐसी बाहर की ऐसे मजबूत दुनिया के अहम कारिंदों के सामने पेश करें कि जिसमें वो आगे आवाज उठा सकें अपने स्टेट डिपार्टमेंट में। और साथ साथ उन्होंने, इमरान खान ने, मैं समझता हूँ बड़ा सोच समझ के ये भी किया है कि ह्यूमन राइट का उन्होंने उठाया है नुक्ता। अमेरिकन कांग्रेसमैन और अमेरिकन कांग्रेस वुमेन जो है, 84 साल की ये खातून, अफ्रीकन निजात खातून, ये कोई अमेरिका की, अगर हम निज़ाम को थोड़ा सा गहराई में देखने की कोशिश करें तो वहाँ जो लॉबिस्ट फर्म है, उन लॉबिस्ट फर्म के जरिए बहुत सारे ऐसे कांग्रेस मेंबर, हालांकि पुरानी कांग्रेस मेंबर है, 7 साल से है, तो उनको उनसे अब बयान दिलवाए जा सकते हैं। आप देख लें कि हाल ही में 64 जो हमारे दूसरे अमेरिकन कांग्रेसमैन है, वो हमारे अपने पाकिस्तानी निजात जो वहाँ अमेरिकन हैं,
जो कि मैंने कल भी कहा था कि जिनकी काफी सपोर्ट है इमरान खान को, तो उन्होंने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अपने अपने कांग्रेसमैनों से मिलकर ये यकीनन एक और इजाफी प्रेशर डलवाने के लिए ये बात लिखी है। मेरा मानना ये है, या किसी भी पाकिस्तानी का मानना ये है कि कम से कम अपने अंदरूनी मामलात में, चाहे वो आज हो रहा हो या माजी में हुआ या मुस्तकबिल में अगर कोई पार्टी करे या कोई फर्द करे इस मुल्क का, ये कोई दानाई वाली बात नहीं है, ये बड़ी तज़हीक वाली बात है। किसी कौम के लिए या किसी कौम के फर्द के लिए चेजा ये कि वो किसी कौम के लीडर की तरफ से ये बात आए। हमने वो कहते हैं ना कि नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है, ये घर की बात है, घर में रहे तो अच्छा है, ये घर में ही बातें रहनी चाहिए। और एक कदावर पॉलिटिकल लीडर को अपने घर की बातें बाहर के लोगों को बता के उनसे मावनत और उनसे मदद नहीं मांगनी चाहिए। ये कानूनी तौर पर भी गलत है। कि इससे इमरान खान को फायदा होगा सियासी तौर पर? ये नहीं, बदकिस्मती से पाकिस्तान में पहले भी कोई सऊदी अरब की तरफ चला जाता है ये मदद मांगने के लिए, कोई यूएई की तरफ चला जाता है, कोई अमेरिका की तरफ चला जाता है। ये रवायत अच्छी नहीं है और अब कोई ये ज्यादा ही होता जा रहा है बतदरीज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस मुल्क में हमारी जो वक़्त है दुनिया अक़वाम में वो कम होती जा रही है, यानी कि हम कमजोर होते जा रहे हैं और इतने कमजोर होते जा रहे हैं कि दुनिया के दूसरे ममालिक के अफराद वो हमारे मुल्क में आके मजीद डिक्टेशन देना शुरू करने। आज की बात है, आप देख लें कल का जामिल खलीलजाद ने क्या कहा। जामिल खलीलजाद का क्या काम कि वो हमारे मुल्क के एक सिपह सालार या किसी और सरबराह के बारे में बात करे, कहते हैं कि जी बंद कमरे में अफसरों से मुलाकात की है और अफसरों को जो है बड़ी सख्ती से बात की और फलानी चीज की है। तो ये चीजें जामिल खलीलजाद को, ये जो खैर चलो वो तो एक सिविलियन है, वो एक उसके पास कोई ओहदा नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस के मेंबर्स हैं उनकी मॉरल कोई बनती है और उनके लिए जब ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के बिल्कुल खिलाफ है, इस बात को अमेरिकन मीडिया में हमारे सफारत खाने और हमारे लोगों को उठाना चाहिए और अमेरिकन कांग्रेस के वहां के स्पीकर को भी ये बात बतानी चाहिए कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के चैप्टर 1 और अक़वाम मुत्तहिदा के प्रीएम्बल के बिल्कुल बरक्स है कि कोई कांग्रेसमैन, जब तक कि वो कांग्रेसमैन है, वो कम से कम किसी रूल रेगुलेशन ज़ाब्ते कायदे और कानून में आता है। इसलिए उसको अगर ये कर रहा है तो उसकी कहीं ना कहीं आवाज उठानी चाहिए पाकिस्तान को और कहीं ना कहीं कंप्लेंट करनी चाहिए पाकिस्तान को। ये हमारे लिए एक बड़ी एक अजीब और तज़हीक की बात है कि हम बैरूनी मुल्क से मदद भी मांगे और बैरूनी मुल्क की बातें भी सुने। जामिल खलीलजाद हो या जॉन बोल्टन हो, वो भी कहते हैं कि पाकिस्तान में जो हो रहा है, जो इनस्टेबिलिटी पाकिस्तान में, हम तो हमारे घर की बात है, हम बात करेंगे, लेकिन बाहर वाले हमारे मुल्क के मामलात में ये मुदाखलत करें, इनस्टेबिलिटी है और इमरान खान को पकड़ने से मजीद बढ़ गई है, ये उनका काम नहीं है, ये सरासर इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है। जी ठीक है जी। हाफिज ताहिर साहब, आप किस तरह से देखते हैं इमरान खान साहब की इस मुबैना ऑडियो को लेकर? आपको लगता है कि आलमी सतह पर जिस तरह से इदारों के हवाले से बात कर रहे थे इमरान खान साहब, क्या ये दुरुस्त तरीक़ाकार है उनका? और आपको क्या लगता है अमेरिका की मुखालफत करते थे वही साइफर जिस पर उन्होंने अपनी सियासत एक दफ़ा अदम एतमाद, तरीके अदम एतमाद के बाद उसका बाकायदा एक बयानिया बनाया, उसका आगाज़ किया, अब उसी पर इस ऑडियो को आप फिर किस तरह से देखेंगे, किस तनाज़र में? ये तज़ाद की क्या वजह हो सकती है? और हाफिज ताहिर साहब, आपको लगता है कि जिस तरह वो अमरीकी कांग्रेस रुकन से बात कर रहे थे, तो अमरीका क्या मदद कर सकता है इमरान खान साहब की पॉलिटिकली? हाफिज ताहिर साहब जी, आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल अब आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि इस सारे माहौल में जो इस वक्त अमेरिका के सेनेटर्स हों या ज़ल्मे खलीलजाद हों या आज की खान साहब की ये बातचीत हो, ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई पाकिस्तान इनकी कॉलोनी है और पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता कोई अमेरिकी जो इंतजामिया है को उनके हम मातहत हैं। पाकिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है। वो ज़ल्मे खलीलजाद जिसने अपना मुल्क सारा तबाह किया अफगानिस्तान, कभी उसकी जुबान से आपने नहीं सुना होगा कि हिंदुस्तान में जो कत्लेआम हुआ, जो वहाँ पर अक़लियतों के साथ हो रहा है, जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, जो इसराइल फलस्तीनियों के साथ कर रहा है, उस पर कभी ज़ल्मे खलीलजाद को आपने नहीं सुना होगा।
और मैंने तो कई आलमी फोरम्स पर, चूंकि इस शख्स के आमना सामना हुआ है, एक ऐसा शख्स जिसके अंदर पाकिस्तान की नफरत भरी हुई है, और जब उसको जो है मोसाद और राह हिलाते हैं तो वो बोलना शुरू हो जाता है। यही ज़ल्मे खलीलजाद अफगानिस्तान के हवाले से अमेरिका का नुमाइंदा था। कभी उसने जो उस दौरान, उस हुकूमत के पिछली के दौरान अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी इंडिया कर रहा था, कभी आपने कोई सुनी इसकी बात उसके ऊपर? आज उसको बड़ा पाकिस्तान का दर्द हो रहा है। ये हमारा दाखिली मसला है। इमरान खान साहब का मामला हो, हुकूमत का मामला हो, हिज़्ब इख्तिलाफ का मामला हो, बदकिस्मती से माजी में भी हमारा कोई अच्छा नहीं है। माजी में भी हम जाके दरवाजे खटखटाते रहे हैं, लेकिन इस वक्त जिस अंदाज से ये मुहिम शुरू हुई है, ऐसी मुहिम कभी नहीं शुरू हुई थी। और ज़ल्मे खलीलजाद कौन होता है? हमारे सिपा सलार पे बात करने वाला। उसको क्या तकलीफ है? पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की कौम, हमने बहुत बड़ी कामयाबियां मिलकर हासिल की हैं दहशतगर्दी के खिलाफ। उन दहशतगर्दों का जिनका सरपरस्त ज़ल्मे खलीलजाद जैसे लोग थे, हमने उनका मुकाबला किया और उनको शिकस्त दी जब वो पाकिस्तान के अमन से खेलने आए। इमरान खान साहब को मैं समझता हूँ कि मैंने तो उस वक्त भी अर्ज किया था, चूंकि थोड़ा सा मैं ये सफारती मामलात को जानता हूँ, समझता हूँ कि साइफर हर मुल्क के अंदर कई 100 साइफर रोज आते हैं, हर एम्बेसी भेजती है, उसमें बहुत सी चीजें काबिल बयान होती हैं, बहुत सी नहीं काबिल बयान होती। लेकिन उस वक्त भी हम यही कह रहे थे कि इस हद तक ना जाइए कि मुल्कों आपके, पाकिस्तान के और दीगर ममालिक के ताल्लुकात खराब हों। आज आप अमेरिका से कह रहे हैं या अमेरिकी सेनेटर कह रहे हैं खान साहब की हिमायत में, तो इससे तो खुद अपना खान साहब के लिए जो उनका बनाया हुआ बयानिया, वो तो उस वक्त भी गलत था, आज भी गलत है। कभी वो कहते हैं जनरल बाजवा ने उनकी हुकूमत गिरा दी, कभी वो कहते हैं मोहसिन नकवी ने गिरा दी, कभी वो कहते हैं अमेरिका ने गिरा दी। मैं आज भी ये बात कहना चाहता हूँ कि खान साहब की हुकूमत उनके अपने वजन से गिरी है, अपने रवैयों से गिरी है। यहाँ तक जो पहुंचे हैं वो अपने रवैयों की वजह से पहुंचे हैं। अब ये 9 मई जो है, क्या ये भी किसी ने उनको कहा था? ये भी जनरल बाजवा ने उनको कहा था, या ये भी उनको जो है अमेरिका ने कहा था? भाई 9 मई को जो कुछ हुआ, आपने 2 हफ्ते लगा दिए उसकी मजम्मत करते हुए। आपने अब तक ये नहीं किया, आप ऐलान बरात करें उन लोगों से, खा वो आपका बेटा ही क्यों ना हो। मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि अगर मेरा बेटा भी इस तरह के किसी मामले में हो, मैं कहूंगा मैं इससे बरी हूं। क्यों? 9 मई पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया के अंदर एक यौम स्याह के तौर पर है, एक जग हमसाई बनी है, एक हमारा वकार खराब हुआ है, हमारी इज्जत खराब हुई है। अगर हमारे आर्मी चीफ ने और फौजी क़यादत ने दिल बड़ा करके ये कहा कि मेरी कौम के लोग हैं, इनसे गोली नहीं चलेगी, आपने अब तक क्या किया है? क्या उसके बाद 9 मई के बाद वो लोग जो फौजी वर्दियां लहरा रहे थे या बाकी सारा कुछ कर रहे थे, वो जमान पार्क नहीं आए थे? तो हमें ख्याल करना चाहिए, कोई भी ये करे, ये कोई दोस्त दूसरा मेरा ये ना कहे। मैं कहता हूँ अगर ये नून लीग करती, अगर जब मियां नवाज शरीफ साहब ने या किसी और लीडर ने जब भी फौज को हदफ बनाया, हमने कहा ये दुरुस्त नहीं है। हमारा इख्तिलाफ हो सकता है, जब रियासत की इदारों को कमजोर नहीं करना चाहिए। आप खान साहब का प्रॉब्लम ये है कि उनको, उनके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जो बिल्कुल किज़्ब बयानी करते हैं, जो उस दिन 9 मई के दिन आप जाएं ट्विटर पे कह रहे थे जाओ ISI के दफ्तर पे हमला करो, जाओ जाके कोर कमांडर के घर पे हमला करो, बुला आप जाए देखें। वो लोग खान साहब को बाहर से काले करते हैं, वो उल्टी सीधी इनको मालूमात देते हैं। खान साहब एक जिम्मेदार फर्द है, होना चाहिए उनको। वो इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस वक्त जो सियासी पार्टी थी उसके वो सरबराह थे। आज जगह बहुत सारे लोग उनके जो कभी भी पार्टी को ना छोड़ते, अगर प्रेशर में लोगों ने पार्टी छोड़नी होती तो आज से साल पहले छोड़ जाते। बहुत सारे वो लोग हैं, बहुत से वो हैं जिनको नहीं टिकटे मिली, ठीक है वो चले गए। बहुत से वो लोग हैं जो रंजीदा हैं, जो परेशान है कि ये क्या हुआ है। लिहाजा मैं समझता हूँ बजाय गुस्से में आने के, बजाय दूसरों पे हम ब्लेम देने के, बेहतरीन रास्ता है कि आप बैठिए, अपनी गलतियों को देखिए कि हमने कहाँ गलतियां की हैं, उनकी इस्लाह कीजिए। और मैं एक बात दुआ एक आधा मिनट में कहना चाहता हूँ, आज जिस वक्त हम सबको बात करनी चाहिए कि हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में G20 कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है।
आज जो पिछला पूरे 10 दिन हमें इस पे लगाने चाहिए थे कि एक गैर कानूनी काम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए हिंदुस्तान जो है, हमें अपने दोस्तों के पास जाना चाहिए था, हमें सफारतकारों के दरवाजे खटखटाने चाहिए थे। हम तो आपस में लड़ रहे हैं। क्या खान साहब का कोई हवाले से आपने बयान देखा? सिर्फ सराजुल हक साहब की एक स्टेटमेंट आई है, बाकी सारी लीडरशिप इसी काम में लगी हुई है। हमारा सारी तवज्जो 22 मई को जो वहाँ मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान इजलास करने जा रहा है उस पर होनी चाहिए। हमें ये 2-4 दिन भूल जाने चाहिए कि ये जो होना है हो गया है, आगे भी होता रहेगा। लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसी जारहियत करने जा रहा है, ऐसी दहशतगर्दी करने जा रहा है जिसके खिलाफ हम सबको बोलना चाहिए और मकबूजा कश्मीर की आवाम के पुष्ट पे खड़ा होना चाहिए। हमें एक हफ्ते के लिए ये इख्तिलाफ भूलने चाहिए। यही जोर जो खान साहब अमरीकी कांग्रेस के अरकान पे इस हवाले से लगा रहे हैं, मैं उनसे तवक्को करता हूँ और मुझे अल्लाह करे ये पूरी हो कि वो ये जोर इस पे लगाए कि अमेरिका जो है वो उस कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर में शामिल ना हो, वो अपना उस कॉन्फ्रेंस के अंदर कनाडा शामिल ना हो। हमारे जो दोस्त चाइना का शुक्रिया कि चाइना जो है उसने ऐलान कर दिया। हमें उम्मीद है सऊदी अरब और तुर्की भी नहीं जाएंगे, बाकी मुल्कों से भी हमें बात करनी चाहिए और सारी तवज्जो हुकूमत को भी और हिज़्ब इख्तिलाफ को भी, खान साहब को भी, सियासी जमातों, मजहबी जमातों को और हमारे मीडिया को इस पे लगानी चाहिए कि जो गुंडागर्दी करने जा रहा है मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान, उसको रोका जाए, उसके खिलाफ आवाज बुलंद की जाए, बजाय इसके कि हम आपस में लड़के ये जो तमाशा लगा हुआ है जिससे मुल्क भी बदनाम हो रहा है और कौम का मोराल भी गिर रहा है। और आप देखें ना वो बच्चे जिनके जो गिरफ्तार हुए हैं उनके माँ बाप से जरा हाल तो पूछे, क्या बिगड़ी है, क्या हाल है उनका। तो फिर किसी वक्त मैं बताऊंगा, हम इस दौर से गुजरे हैं। हमें खान साहब को किसी वक्त मैंने ये गुजारिश की थी कि जनाब मुल्क के सलामती के इदारों और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप सियासतदान आपस में एक दूसरे के आमने सामने आए। और जहाँ तक गैर मुल्कों चाहिए था और जहाँ तक दूसरे मुल्कों की बात है तो एक अरब सरबराह ने कहा था, उसने कहा था ये पाकिस्तानी सियासतदान बड़े अजीब लोग हैं, जब फंसते हैं तो हमारी मिन्नतें करते हैं, जब निकल जाते हैं फिर अगर हम इनसे कोई बात करते हैं फिर ये आंखें दिखाते हैं। तो ये हमारे बारे में दुनिया पहले ही तय किए हुए है ये चीजें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कौन होता है ज़ल्मे खलीलजाद या कोई और वो मेरे मुल्क में मुदाखलत करे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अपना मुल्क से गद्दारी की हो, ये ज़ल्मे खलीलजाद अपने मुल्क का गद्दार है अफगानिस्तान का, वो मेरे सिपा सलार के हवाले से कैसे बात कर सकता है। बिल्कुल सही है, लेकिन ये मौका तो हम ही देते हैं ना। फिर आप साहब आप खुद कह रहे हैं ना कि किस तरह से कमेंट बाहर से पास होते हैं कि जब मुश्किल में आते हैं तो हम ही से मदद मांगते हैं और जब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर हमारी बात नहीं सुनते हैं। रमीज साहब आप इस सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं? आपके ख्याल में इमरान खान साहब के बयानिए में तजाद की क्या वजह है? अमेरिका की मुखालफत वो कर रहे थे, अब मदद क्यों मांग रहे हैं? देखिए, साइफर कंट्रोवर्सी के बाद मेरे ख्याल विद इन पीटीआई भी रियलाइज़ किया गया था कि इसका एक बैकलैश आ सकता है और उसके बाद उन्होंने फिर डिप्लोमेटिक चैलेंज एंगेज किए ताकि पीटीआई का जो एक इमेज है उसको इम्प्रूव किया जाए। अब इसके अंदर मैं ये कतई तौर पे नहीं कह रहा ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, तजाद है, यकीनन है। उस गुफ्तगू के अंदर मैं भी इंतजार कर रहा था जब 2 बार इमरान खान साहब ने पॉज लिया कि शायद वो बाजवा साहब के साथ अमेरिका का भी जिक्र कर देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन आप इस बात को ज़हन में रखिए कि इमरान खान की पार्टी को ये एहसास तभी हो गया था कि उनको डैमेज कंट्रोल की तरफ जाना है और उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया। इससे अगली बात मैं ये करूंगा कि सारी पॉलिटिकल पार्टी जब ऑपोजिशन में होती हैं और इवन जब हुकूमत में होती हैं तो ये वेस्टर्न मैसेजिंग होती है। डिप्लोमेट्स को जब वो मिलते हैं, बंद कमरों में मिलते हैं, तो ये हाल हवाल नहीं पूछे जाते, तब वो अपनी पोजीशंस बताते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज फेवर्स ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, अपनी साइड का एजेंडा उन तक पहुंचाते हैं। तो मेरा ख्याल ये प्रैक्टिस बहुत अरसे से यहाँ पे जारी है। जिन मीटिंग्स में हम भी शामिल रहे हैं उनमें भी हमने सुना कि मुख्तलिफ अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से फॉरेन डिप्लोमेट्स के सामने बातें की जाती हैं, तो ये प्रैक्टिस तो उनको भी अवॉइड करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड ये प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल जो मेरा ख्याल बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इंतजार कर रहा था कि कोई हमारे इससे पहले पैनलिस्ट इस बात पे बात करेंगे कि ये ऑडियो लीक्स हो क्यों नहीं है। मतलब आप देखिए हम किस हद तक पॉलिटिक्स को ले गए हैं कि कमरों के अंदर बना के वीडियोस को मेन स्ट्रीम लाया जा रहा है, ऑडियोस को लीक की जा रही है। मेरा ख्याल कहीं ना कहीं हमें को मॉरल ग्राउंड्स देते हुए मीडिया को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, कम से कम इस तरह की ऑडियो लीक्स के ऊपर गुफ्तगू ना करें, क्योंकि अगर इसी लाइन को टो करेंगे तो मीडिया को आप किस तरह से रोक सकते हैं? देखिए बात यह है कि हमने कहीं
कहीं ना कहीं लाइंस ड्रॉ करनी है। ये काम जो कर रहे हैं वो सबको पता है कि कहां से ये ऑडियो लीक्स हो रही हैं। इन ऑडियो लीक्स का खात्मा होना चाहिए अगर हमने मुल्क को किसी सही सिमत की तरफ आगे लेकर जाना है। मैं इस बात के अंदर ताहिर अशरफी साहब की बात को पूरी तरह से एंडोर्स करूंगा कि हमारे मुल्क को चाहिए, बल्कि हुक्मरान वक्त को चाहिए कि इस वक्त इमरान खान फोबिया से बाहर निकलें, जो और चैलेंज है, जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंज है, उसको एड्रेस करें, कश्मीर वाले मामले को भी एड्रेस करें। और मेरे ख्याल ताहिर अशरफी साहब की बात पे मेरे ख्याल हम प्रोग्राम की वसातत से इमरान खान साहब को ये पैगाम देंगे कि वो अगली बार जब किसी कांग्रेस वुमन से बात करें तो वो कश्मीर का मामला जरूर रेस करें। लेकिन मैं ताहिर अशरफी साहब दरखास्त करूंगा कि वो हुकूमत से ये वादा लेके जब वो ऐसी बात करेंगे तो वो एक कॉल रिकॉर्ड करके ये वाली कॉल भी रिलीज करवाएंगे, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ वो वाली कॉल रिकॉर्ड करके रिलीज करवाई जाती है जिससे अपना कोई ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा उन्होंने ड्रॉ करना होता है। तो अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड अगर आप ये प्रॉब्लम नहीं खत्म करते हैं तो सारी पॉलिटिकल पार्टी जब ऑपोजिशन में आती हैं तो इसी किस्म की हरकतें अपनाती हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इस पर अब तहकीकात होंगी बाकायदा, ये जो आप ऑडियो लीक्स का इशू बता रहे हैं। और ज़ाहिर है मीडिया तो एक ख़बर, और इतने बड़े जब लीडर की, अब एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जब ऑडियो लीक होगी तो मीडिया तो ज़ाहिर है उसको कवर करेगा। आप भी इसी फील्ड से हैं और आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मीडिया के लिए क्या खबर होती है और क्या नहीं होती है। नसीम एथिक्स को भी तो कहीं ना कहीं हमने होनी चाहिए, मैं इससे इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ ना कि खबर होती है, जाहिर है वो खबर तो फिर उसी तरह से आपको लेके चलनी पड़ती है। नसीम सिद्दीकी साहब, आप जिस तरह रमीज साहब कह रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल करने की उन्होंने कोशिश स्टार्ट से शुरू कर दी थी, तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए तो जिस फौज की साख को ख़राब किया जा रहा था उसकी साख को बहाल करने के लिए एफर्ट करते, मुज़ाकरात की तरफ बढ़ते ताकि मुल्क को आगे चलाया जाता, ना कि ये जो इस वक्त सारी सिचुएशन बन चुकी है ये ना बनती। तो आप किस तरह से देख रहे हैं इमरान खान साहब के इस बयानिए को? बयानिए में तजाद की वजह आपके ख्याल में क्या हो सकती है? इमरान खान साहब तो साइफर से चले थे और अब उनसे हेल्प मांग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुआ बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये कहूँ कि 9 मई के बाद मैं फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में या एक्सप्रेस न्यूज़ पे मैं हाजिर हुआ हूँ, तो मैं तमाम वाक़यात को कंडेम करता हूँ। और एक बात है, मैसेज है मेरा कि देखिए हर मुल्क में कोई ना कोई रेड लाइन होती है और फ़ौज हमारी रेड लाइन होनी चाहिए। वो ज़्यादती करें, वो कोई भी चीज़ करें, क्योंकि जो शोहदा हैं, जो शहीद इस मुल्क इस सरजमीन के लिए अपना खून बहाते हैं और उनकी वजह से हम रातों को सुकून से सोते हैं, तो ये जो भी 9 मई को हुआ मैं इसको ज़बरदस्त कंडेम भी करता हूँ। अगर इमरान खान साहब ने किसी को इस मामले में कोई ऐसी बात या इंस्ट्रक्शन दी है तो हम उनको भी कहते हैं कि उन्होंने गलत किया है। लेकिन ये बात यह है कि तमाम चैनल्स पे लोग बैठ के इमरान खान साहब के खिलाफ बात कर रहे हैं, अभी भी जिस तरह मेरे साथियों ने की वो भी कर दी। मैं एक दूसरी तस्वीर के रुख की तरफ जो है ना वो इशारा करना चाहता हूं कि तमाम चीजें क्यों हो रही हैं। जब भी किसी भी मुल्क में अगर सियासी खिला पैदा होगा तो वहां पे इस किस्म की चीजें होती हैं। अगर आप अपने मुल्क से मिसाल ले लें तो 1970 में जिस तरह सियासी खिला पैदा हुआ था और उसके बाद जो कुछ भी हुआ मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। तमाम इल्जाम फिर पाक फौज के ऊपर आया था, हालांकि गलती सियासतदानों की थी। अगर सियासतदान उस वक्त आपस में मिलकर बैठ जाते तो 71 ना होता। हमारे फौजी जवानों ने वहां पे अपनी भी जानों का नजराना पेश किया था। दूसरी बात यह है कि ये जो तमाम मामलात हैं इनकी गड़बड़ जो है तो वो तो पिछले साल डेफिनेटली अदम एतमाद से शुरू हुई थी। अगर अमेरिकी साइफर साजिश नहीं था तो कोई ना कोई साजिश जरूर थी, क्योंकि एमक्यूएम ने कहा कि हम पीटीआई के साथ बहुत कंफर्टेबल थे एज कंपेयर टू पीएमएलएन एंड पीपल्स पार्टी, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई। बाप पार्टी ने भी कहा कि हमें यहां से उठा के यहां कर दिया गया, हम यहां पर आ गए। जब भी किसी को गलत तरीके से निकाला जाएगा, सियासी हुकूमत को गलत तरीके से गिराया जाएगा, वहां पर यही रिएक्शन आएगा। अगर आप मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की पहले की आप वीडियोस निकाल के देख लें, जब जब उनकी हुकूमत खत्म हुई है उन्होंने क्या क्या इल्जामात नहीं लगाए, कितना उनको गम गुस्सा था इस बात का। जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया, 3 दफा निकाला गया, फिर मुशर्रफ दौर में निकाला गया, उन्होंने आके किस तरह अपने गुस्से का इजहार किया कि तुम लोग कौन होते हो ये करने वाले। मैं वो बातें रिपीट नहीं करना चाहता। बात यह है कि जिस तरह रमीज ने कहा हमारा फोकस है इमरान खान की तरफ। अच्छा, अब आप इमरान खान एक सेलिब्रिटी पर्सनैलिटी है उनकी। नसीम साहब एक चीज मैं, क्योंकि मैंने वो कवर किया ट्रांसमिशन जब नवाज शरीफ को निकाला गया, ये जो अभी रिसेंट मैं आपको बता रही हूँ, और उसके बाद जिस तरह से वो तनकीद करते थे, हम यहाँ पर बैठ के उनको गलत ही कहते थे और उन पर तनकीद होती थी, इससे ज्यादा होती थी और खुलकर होती थी, और बहुत बहुत सख्त किस्म के अल्फाज नवाज शरीफ के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, जबकि इमरान खान के लिए उस तरह की, क्योंकि इमरान खान के चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं, फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, और यही तकसीम मीडिया में भी है, सहाफियों में भी है, अदलिया में भी है, और हर जगह पाई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमरान खान साहब को तो आपने बिल्कुल सही बात की है, बिल्कुल आपने एग्जैक्ट कहा है। हमने भी हमेशा तनकीद की, हमने इमरान खान साहब के ऊपर सारा
सारा दिन तो टीवी के ऊपर तमाम लोग बैठ के तनकीद कर रहे होते हैं, प्रोग्राम उनसे शुरू होता है, उनसे खत्म होता है। बात यह है कि हम माजी से सबक नहीं सीखते। 9 मई पाकिस्तान की तारीख में स्याह दिन था, स्याह दिन रहेगा, लेकिन अगर हमने 12 मई से सबक सीखा होता, क्या उसके हमने कैरेक्टर्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाया? क्या 25 मई वालों को हमने कैफरे किरदार तक पहुंचाया? क्या हमने मॉडल टाउन का जो मैसेकर हुआ उसके किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया? हम बातें तो जरूर करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं जब तक इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा। जिस तरह आजकल भी आइन और कानून की पामाली हो रही है कि एक अदालत हुक्म देती है आइन और कानून के मुताबिक, आप उसके ऊपर अमल नहीं करते, आप कैसे समझते हैं कि दूसरे लोग उसके ऊपर अमल करेंगे? तो पहले ये तमाम मामलात, हम सिर्फ बुराई की तरफ जा रहे हैं या बीमारी का जिक्र कर रहे हैं? बीमारी को दूर कैसे करना है, छोटा ऑपरेशन करना है, बड़ा ऑपरेशन करना है, किस तरह उसको डायग्नोस करना है, उसकी लेजर थेरेपी करनी है, हमें इस तरफ आना चाहिए। और जब हम इन मामलात पर नहीं सोचेंगे, अभी आजकल तो इमरान खान साहब जेरे तनकीद है और होना भी चाहिए। जो 9 मई के वाकयात हुए वो कोई भी जी शऊर शहरी जो है उसकी हमायत नहीं कर सकता, लेकिन बात ये आती है कि वही नवाज शरीफ साहब जो जरदारी साहब का पेट फाड़ने को फिरते थे या कहते थे कि मुल्क का करप्ट तरीन इंसान है, उन्होंने भी यू टर्न लिया, वो भी आपस में आके बैठ गए। जिस तरह जरदारी साहब नवाज शरीफ के खिलाफ बयान देते थे, आज वो इकट्ठे बैठे। तो ये सियासतदान तो इस तरह के काम करते ही है कि आज इनका कोई बयान होता है, जैसे इमरान खान साहब की भी बात हो रही थी कि पहले साइफर पे आए, उसके बाद उन्होंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो हमारे साहब का उनके ऊपर इल्जाम लगाया। तो सियासत में तो ये चीजें चलती रहती, कोई नई चीजें नहीं है। आप देखें कि जिस तरह कहा जा रहा है, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ अपना मौलाना शफी साहब, नहीं है सियासत में चलती रहती हैं। और अफसोस की बात तो यही हमारे सियासतदान सीखते नहीं हैं और फिर से वही चीज़ें दोहराई जाती हैं, बस चेहरे बदल जाते हैं, पोजीशंस लोगों की बदल जाती हैं, लेकिन कहानी वही रहती है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल, कराची की मेयरशिप के लिए बड़े दंगल की तैयारियां, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ने अपनी सफ़बंदी शुरू कर दी है। हम सवाल ये रखेंगे किस जमात से कराची का मेयर होगा, राय लेते हैं ब्रेक के बाद। इस वक्त जो शेड्यूल अनाउंस हुआ है, इसमें पीटीआई के जो लोग हैं वो तो घरों पे नहीं है, उन पे तो छापे पड़ रहे हैं, उनको तो थानों में पकड़ा हुआ है। ये प्रोसेस तो कर ही इसलिए जल्दी में रहे हैं कि उनको तो चूंकि उनके हालात खराब हैं, और हम कहेंगे कि तमाम लोगों को प्रोड्यूस किया जाए। हालात जब तक ये सेटल डाउन नहीं होते, कूल डाउन नहीं होते, तो जहां 2.5 साल लगा दिया वहां अब जल्दी क्यों पड़ी हुई है ताकि कब्जा कर लें। तो कब्जा सियासत और कब्जा मेयर तो नहीं बनने देंगे। ये बहुत वाज़ेह है कि अगर कराची में कोई जलाओ घिराव हुआ था, जिसने किया था उसको पकड़ो ना, हजारों लोगों को क्यों पकड़ रहे हो, सिवाय इसके कि अपना एजेंडा पूरा करना है। बदतरीन फिस्तायत है जमहूरियत के नाम पर यहाँ सिंध में। जिनको वो इत्तेहादी समझते हैं उनके भी नंबर पूरे कर लें तो जमात इस्लामी और पीटीआई के नंबर मिला के फिर भी इनसे ज्यादा हैं। जब इनसे ज्यादा हैं तो मंडी लगाएंगे या कब्जा करेंगे या पुलिस को इस्तेमाल करेंगे। हर सूरत में रियासती दहशतगर्दी है, रियासती दहशतगर्दी के जरिए तो मेयर नहीं बनने देंगे। नाज़रीन, कराची में बल्दियाती इलेक्शन मुकम्मल हुए, जिसके बाद मेयर कराची के लिए बड़े दंगल की तैयारियां शुरू हो गई। इलेक्शन में अब तक कोई भी सियासी जमात 124 का जादुई नंबर हासिल नहीं कर सकी है। पीपल्स पार्टी सबसे आगे है, जिसकी नशिस्तों की तादाद 96 है। जमात इस्लामी जो है वो 86 पर है, तहरीक इंसाफ 42 पे है, PMLN 7, जबकि JUIF की नशिस्तों की तादाद 3 है। कराची की मेयरशिप के लिए पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों की नशिस्तें मिलाकर तकरीबन 108 बनेंगी, जबकि अगर जमात इस्लामी की बात करें और तहरीक इंसाफ मिल जाएं तो इनके कुल नंबर जो हैं वो 128 बन रहे हैं। आज तहरीक इंसाफ ने मेयर के इलेक्शन के लिए जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान की हिमायत का ऐलान किया है। जमात इस्लामी ने तहरीक इंसाफ का डिप्टी मेयर कराची बनाने की ख्वाहिश का इज़हार कर दिया, मगर पीपल्स पार्टी इस बात पर डटी है कि वो कराची की सबसे बड़ी जमात है। कराची का जो मेयर है वो जियाला ही होगा और मुर्तज़ा वहाब ही अगले मेयर होंगे। इसी से मुतल्लिक हमारा सवाल, नसीम सिद्दीकी साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। चूँकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कह दिया है कि पीपल्स पार्टी यानी जियाला ही मेयर बनेगा। अब नंबर गेम में अगर जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद जो कि नज़र आ रहा है हो रहा है, तो उसमें तो पीपल्स पार्टी नंबर्स में पीछे है। तो किसका आपको लगता है किसको कामयाबी मिलेगी मेयरशिप में, किसका मेयर होगा कराची में? देखिए दुआ, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने और बड़ा ये चुपता हुआ सवाल है। जिस तरह मैंने पिछले सेगमेंट में कहा था कि जब आप सियासी अमल को रोकने की कोशिश करेंगे तो वहां पे बुराइयां जन्म लेती हैं और वो फिर बढ़ती चली जाती हैं। बिल्कुल ये हक बनता है हर पार्टी का कि वो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो। उसके बाद अगर पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारा मेयर होगा, उनका हक बनता है, उनको कहने दें। पीटीआई के पास इतनी सीटें नहीं है, लेकिन अगर वो भी दावा करते हैं कि हमारा मेयर होगा तो करने दें। लेकिन बात यह है कि जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन तमाम
वोटर्स को, जो भी काउंसलर्स हैं, डिप्टी मेयर्स हैं, मेयर्स हैं, उनको इजाजत होनी चाहिए कि वो आके अपना वोट कास्ट करें। ये तमाम मामले के अंदर जब तक आप शफाफियत नहीं लेके आएंगे, आप इस चीजों को रोकेंगे, हमेशा गड़बड़ होगी। आपने देखा कि जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को पंजाब के अंदर सीटें नहीं दी गई, पॉपुलर पार्टी थी, उनको आपने रोका, बुराई पैदा हुई। आपने सबसे पॉपुलर लीडर और वजीर आजम नवाज शरीफ 99 में थे, आपने उनकी हुकूमत खत्म की। उसके बाद आपने 10-11 साल तक मसले मसाइल देखे। अभी जिस तरह लास्ट ईयर तहरीक अदम एतमाद आया है, और मैं ख्वाजा साद रफीक की एक तकरीर सुन रहा था कि ये सब स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके जब भी सियासी अमल को गलत तरीके से रोका जाता है तो उसके बाद बुराई आना शुरू हो जाती है। तो जिस तरह आप कराची का पूछ रही हैं, कराची में अगर जमाते इस्लामी है तो वो भी पाकिस्तानी है, उन्हें भी पाकिस्तान और कराची से इतना ही प्यार है जितना पीपल्स पार्टी को है या पीटीआई को है। बात यह है कि मुकाबला जो है बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगर वोटिंग वाले दिन पीटीआई मिल के और जमाते इस्लामी मिल के अपना मेयर बना लेती है तो कोई भूचाल तो नहीं आ जाएगा ना, ये नहीं सोचना चाहिए। लेकिन बात यह है कि पीपल्स पार्टी जो है उसने सिंध में अभी तक क्या कारकर्दगी दिखाई है, कारकर्दगी के बिना पे तो आते हुए नजर नहीं आते। अगर दोस्त धांधली से, मैं सबका इस पे टेक लेना चाहती हूँ जी। डॉक्टर जमील साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं किसको कामयाबी मिलेगी? बस टाइम का आपने ख्याल रखना है डॉक्टर साहब। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये जो इस दफा अनाउंस हो चुका है कि पीपल्स पार्टी अपना मेयर लेके आ रही है, बावजूद इसके कि ये दोनों पार्टियां अपनी सीटें अगर मिलाती हैं तो इनकी सीटें यकीनन ज़्यादा हैं, और मेयर के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये अपना मेयर बना सकती है जमात इस्लामी और पीटीआई। लेकिन इस मुल्क में बीडी सिस्टम से लेके अब तक जो मैनिपुलेशन होती रही है, चाहे वो ऊपर वाले इलेक्शन में यानी कि नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, या ये सबसे इग्नोर जो थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट है लोकल बॉडीज का, उसके इलेक्शन को ले लें तो इसमें सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन भी होती है। कराची एक सोने की चिड़िया है, कराची सबसे अहम है, सबसे ज्यादा बजट इसका है, तो लिहाजा यहाँ जोर जबरदस्ती ज्यादा चलती है, मैनिपुलेशन ज्यादा चलती है। अगर आप मुझसे पूछें तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ताकतवर कौन है। इस वक्त मुकाबला सख्त है। जमात इस्लामी इस वक्त जो है वो एक बहुत मनज़म जमात है, पीटीआई ज़ेर अताब है, लिहाजा वो किस हद तक वो तमाम जो हैं हमारे काउंसलर और जो इलेक्ट हुए हैं वो किस तरह वोट दे सकते हैं। हमारी इन तमाम चीज़ों का आखिरी लम्हे में इन तमाम चीज़ों का असर एक आम आदमी पे पड़ता है। थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट की वजह से लोगों को बहुत सारी सहूलियात नहीं मिलती हैं। ये सूखे चेहरे, ये मुरझाए चेहरे, ये नाउमीदी, ये बेबसी, ये तमाम चीज़ों के लिए एक ही बात मैं कर सकता हूँ कि नादीदा पहाड़ों का फसूं टूट चुका है, पजमुर्दगी ये रंगे चमन बोल रही है। मुमकिन है कि लब साके तो सामत रहें, लेकिन हम चाहे बोले ना बोले, मुमकिन है कि लब साके तो सामत रहें, लेकिन ए अहले वतन अर्ज़े वतन बोल रही है। सबको पता है कि क्या हो रहा है, बिल्कुल जी। आपके शेर से सबको समझ आ गई होगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, रमीज साहब और हाफिज तारिक साहब का टेक लेंगे। यही हमारा सवाल होगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें कराची का मेयर किसका होगा, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इस वक्त ज़्यादा नंबर्स के साथ इन है। तो रमीज़, आप किसको देख रहे हैं, किसकी बढ़तरी होगी? अब पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है कि जाला ही हमारा मेयर बनेगा, जबकि जमात इस्लामी और पीटीआई का अगर इत्तेहाद हो जाए, ज़ाहिर नंबर गेम में वो आगे होंगे। देखिए, इसके अंदर दो मुख्तलिफ बातों से हमें उनको देखना पड़ेगा। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त 9 मई के वाक़े के बाद बहुत प्रेशर में है। बहुत सारे लोग उनके उड़ते हुए जा रहे हैं, पार्टी से बाहर निकल रहे हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, या 9 मई के वाक़े से अपसेट हो गए। ये तो एक बिल्कुल डिफरेंट डिबेट हो जाएगी। लेकिन ये जो 40 से करीब उनके पास वोट हैं, अब ये उड़ते परिंदे हैं, क्या आसिफ अली जरदारी साहब इनको पकड़ पाएंगे? और हमने पहले भी देखा है नेशनल असेंबली में उड़ते परिंदे पकड़ने में वो खासे माहिर हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि ये जो वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है ये इंटैक्ट रहता है कि नहीं रहता, क्योंकि अगर ये इंटैक्ट रहेगा तो शायद चांसेस पर ये हैं कि जमात इस्लामी अपना मेयर लाने में कामयाब हो जाए। लेकिन वहाँ पर भी एक और चीज़ हमें जहन में रखनी पड़ेगी कि अमूमी तौर पर अगर पोलिटिकल पार्टी प्रोविंस के अंदर किसी और की हो और मेयर किसी और का हो, तो फिर मेयर पूरी तरह से फंक्शनल नहीं होता। जिस तरह से हमने पीएमएलएन का मेयर लाहौर में देखा, जो बेचारे पावर्स के लिए कभी इधर भागते थे और कभी उधर भागते थे, और उनको पीटीआई के गवर्नमेंट ने खातर खा ना तो कोई फंड्स दिए, ना उस तरह से कोई इख्तियारात दिए। तो अवाम के लिए शायद बेहतर ये होगा कि पीपल्स पार्टी आ जाए। लेकिन अगर आप ऑन पेपर्स बात करें और प्रिंसिपल बात करें तो शायद जमात इस्लामी का हक बनता है। सही है जी। हाफिज तारिक साहब, आपके ख्याल में कराची का मेयर किसका होगा, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, जमात इस्लामी? देखें, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत की बात करती है और इसमें कोई शक नहीं
जमहूरियत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं। अब अगर कराची के अंदर हम देखते हैं कि PTI और जमात इस्लामी दोनों अगर मिल गई हैं और उनकी तादाद बढ़ गई है, तो जिसकी तादाद जो है वो ज्यादा है उसको अपना मेयर बनाना चाहिए। और उसमें ये जो हम करते हैं ना धांधली, अपनी ताकत का जोर, पैसे का जोर, ये नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है आसिफ जरदारी साहब जो है उनको वैसे भी मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है, उनको चाहिए कि वो सिराजुल हक साहब को खाने पे बुलाए और बैठ के अगर उनकी जमात और तारीख इंसाफ का आपस में जो इत्तेहाद हुआ है उसमें उनके लोग ज्यादा हो रहे हैं तो उन्हें वो खुद ऑफर कर दें कि आप जाए और जाके जो है। चलें जी हाफिज साहब, वक्त खत्म हो गया है। आप देखते हैं आसिफ अली जरदारी साहब आपके इस मशवरे को मानते हैं या नहीं। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।